हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज हम आ गए हैं आपके लिए एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर फिर से एक बार। और जैसे कि हम सब जानते हैं, आज यानी कि 18 सितंबर 2024 को आपका एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है गाइज। तो जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज के पेपर में पूछे गए हैं, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या आपने उसकी एग्जाम्स करेक्टली दिए हैं? सॉरी, क्या आपने उस क्वेश्चन के आंसर्स करेक्टली दिए हैं या नहीं दिए हैं? लेट्स फाइंड आउट विद आवर एग्जाम एनालिसिस वीडियो। तो गाइज, नंबर वन जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो पूछा था ब्रह्म समाज से रिलेटेड। और अगर आपने हमारे प्रिपरेटरी वीडियोस देखे हो तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म समाज का जो ये टॉपिक है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करें ब्रह्म समाज, आपसे जो पूछा गया था वो था कि ब्रह्म समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसने उसकी नींव रखी थी? तो गाइज, जो राजा राम मोहन राय हैं, ये हैं उस बंदे का नाम जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कब करी थी, तो 1815 टू 1819 में आत्मीय सभा के नाम से करी थी। और 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना करी थी और बाद में ब्रह्म समाज की। तो गाइज, ब्रह्म सभा को अगर आपसे पूछा जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रह्म सभा की पूछी जाए, 1828 में ही उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म सभा की स्थापना करी थी और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो राजा राम मोहन रॉय इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो गाइज, बात करें गणतंत्र दिवस की, तो उस पे जो राज्य की राजधानी होती है उसमें राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता है। और यह जो समारोह होता है ये 26 जनवरी को होता है, जिसको हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं और इस दिन आयोजित किया जाता है। जबकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो कौन फहराता है, तो गाइज राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। और राष्ट्रपति दिल्ली में कर्तव्य पद पर कर्तव्य पथ जो है वहां पर झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए थे, विधानसभा, विधान परिषद, संसद या संयुक्त विधानसभा। तो गाइज, ऑप्शन बी विधान परिषद जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। राज्य में जो विधायिका है वो द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें दो सदन होते हैं, जिसमें ऊपरी सदन जो होता है वो विधान परिषद कहलाता है और निचला सदन जो होता है वो विधानसभा कहलाता है। तो गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी अच्छे से याद रखना। अगर आपको ऊपरी सदन पूछा जाए तो विधान परिषद है, निचली सदन पूछा जाए तो विधानसभा है। और बात करें राज्य के ऊपरी सदन में, राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्य के ऊपरी सदन में राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक और किसी भी स्थिति में 40 सदस्यों से कम नहीं होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे से याद करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपका, भारत में सितार के उस्ताद, जिसे हम सितार माइस्त्रो के नाम से भी जानते हैं, उसके रूप में किसे जाना जाता है? तो गाइज, पंडित रविशंकर इज द करेक्ट आंसर। एंड क्योंकि गाइज ये म्यूजिशियंस हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो म्यूजिशियंस हुए कौन, किस चीज में किस पर्टिकुलर चीज को बजाने में फेमस है, इन सबको आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ये काफी पूछे जाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो गाइज, वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मौलिक कर्तव्य बेसिकली होते क्या हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब बात करें संविधान के भाग 4A की, तो उसमें निर्धारित ये जो कर्तव्य हैं ये व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित होते हैं। अगला है, पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गाइस, जो माही और साबरमती नदी है ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। और पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती के अलावा, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां भी हैं, उसके अलावा लूनी, घाघर, माही और साबरमती,
ये कुछ नदियां शामिल हैं। तो आप सारे नाम याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, घाघर, माही और साबरमती। ये नदियां वो हैं जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ये नदियां स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? तो गाइस सिद्धू इज द करेक्ट आंसर। जिसमें बात करें सिद्धू मुर्मू की और कान्हू मुर्मू की, तो गाइस ये दोनों भाई थे और 1855 में शुरू हुए इस संथाल विद्रोह के नेता भी थे। बात करें संथाल विद्रोह की, तो गाइस यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था जो उस समय में हुआ करती थी, उन दोनों के ही खिलाफ पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और बंगाल, जो कि आज के समय में झारखंड और बंगाल, पुरुलिया और बांकुरा में आयोजित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज मनी सप्लाई? ये पूछा गया था कि मनी सप्लाई जो है ये एक किस तरह का कॉन्सेप्ट है? तो गाइज इट्स अ स्टॉक बेस्ड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो केशव प्रसाद मौर्य इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 5 ईयर प्लान भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देखते हुए, और एसएससी सीजीएल में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, प्लीज गो एंड वॉच दैट ऑल्सो, आपकी काफी मदद हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ये पूछा गया था जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इंडिया का, वो किस पर्टिकुलर मॉडल पर बेस्ड था? तो गाइज वो हैरड डोमार मॉडल जो था उस पर बेस्ड था। और बात करें इस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड चीजों की, तो गाइज 1947 से 2017 तक जो इंडियन इकोनॉमी थी, वो बेसिकली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पे चलती थी, जिसको 5 ईयर प्लान के बेसिस पे डेवलप किया जाता था, एग्जीक्यूट किया जाता था और मॉनिटर किया जाता था। किसके थ्रू? प्लानिंग कमीशन के थ्रू, जो कि 1951 से 2014 तक जिन्होंने रन किया था। और जो नीति आयोग है वो तो अभी भी रन हो रही है, 2015 से फिर नीति आयोग के हाथ में दे दी गई थी वो चीजें, तो उसको उस बेसिस पे चलाया जाता था। और जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई थी 2024 में, जब नरेंद्र मोदी इलेक्ट हो गए थे, तो उन्होंने जो प्लानिंग कमीशन था उसको डिसोल्यूट कर दिया था, मतलब डिसॉल्व कर दिया था। और उसके डिसोल्यूशन के कारण नीति आयोग का मतलब नीति आयोग जो था दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, जहाँ पे नीति की बात करें, क्योंकि अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो अच्छे से याद रखना, तो जो ये एक्रोनिम है जिसे हम नीति के नाम से बोलते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ठीक है, प्लानिंग कमीशन को जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी उसने डिसॉल्व कर दिया था और उसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड बताना चाहते हैं। तो जो गाइस फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो लॉन्च किया गया था 1951 से 1956 तक रहा था, 5 साल तक। और तब जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर उसको लेकर आया गया था, जिसका जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंट्री का। और ये जो प्लान है दैट वाज सक्सेसफुल एंड अचीव्ड ग्रोथ रेट ऑफ 3.6%, जबकि उसका जो प्लानिंग कमीशन था, जबकि प्लानिंग कमीशन ने टारगेट जो रखा था ग्रोथ का वो 2.1% रखा था, पर एक्चुअल में इसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने जो ग्रोथ रेट अचीव किया था दैट वाज 3.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? तो जो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है उसको भूपर्टी या फिर क्रस्ट के नाम से हम जानते हैं, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। नेक्स्ट इज निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई है? गाइज ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद कर लेना। जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, दैट इज द राइट आंसर। और ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर, जो विलियम पिट द यंगर थे उनके नाम पर रखा गया था। तो यहाँ विलियम पिट से पिट लेके इस अधिनियम, इस एक्ट के नाम पे रख दिया। और बात करें इसके मोटो की, इसके ऑब्जेक्टिव की, तो गाइज इसका जो उद्देश्य था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी, जो भी उसके लूपहोल्स थे, उसको दूर करना था। और इसने कंपनी और क्राउन द्वारा नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य सुरक्षा 2003 पर जो स्वास्थ्य बीमा था वो कितना था? तो गाइस साल 2003 में जो भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिए जनसंख्या कवरेज थी वो कुल 29.7% थी।
और साल 2011 में जो थी ये बढ़कर 95, जो कि 29% थी, उससे बढ़ के 95.7% हो गई थी। और 2003 की बात करें तो 2003 में एक व्यक्ति के लिए औसत मासिक स्वास्थ्य बीमा जो था वो प्रीमियम $282 का था, और एक परिवार के लिए वो $756 था। और इसमें जो नियोक्ता और कर्मचारी होते थे वो दोनों का ही प्रीमियम हिस्सा शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? सो गाइज 1 अप्रैल 2015 वाज द डेट जब इस चीज को लेकर आया गया, रन किया गया। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो कम्युनिटी होती है, ग्रुप होता है, उसको सार्वजनिक और निजी सुविधाओं में अस्पताल में भर्ती होने के लिए नगद रहित बीमा मिले, ये ऑब्जेक्टिव के साथ इस योजना को लेके आया गया था। 1 अप्रैल 2008 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित पहल के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर दिया गया था, और 1 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भी इस चीज को शामिल कर लिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई बेकिंग सोडा इज एडेड इन द मिल्क बाय द मिल्कमैन? तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं, दूध में जो दूध वाले होते हैं वो किसी किस्म का कोई एक पाउडर मिलाते हैं विच इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। तो गाइस उसको क्यों मिलाया जाता है? तो गाइस उसको इसीलिए मिलाया जाता है कि दूध को लंबे समय तक आप बिना खराब हुए चला सके, रख सके। तो टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जो बेकिंग सोडा होता है ये दूध में मिलाया जाता है। पहले जनजातीय खेल महोत्सव का विजेता टीम कौन रहा था? तो जो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव था, इसका आयोजन जो है ये 2023 उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस जनजातीय खेल महोत्सव में उड़ीसा पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन रहा था। जो उड़ीसा था उसने टॉप किया था, और जो कर्नाटक था वो ओवरऑल इवेंट में प्रथम उप विजेता रहा था। तो विजेता तो उड़ीसा थी, उप विजेता थी कर्नाटक, जबकि जो झारखंड था वो ओवरऑल इवेंट में द्वितीय उप विजेता रहा था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गाइस, शिमला मिर्च जिसको हम कैप्सिकम के नाम से जानते हैं, उसका टेस्ट बेसिकली क्या होता है? तो आप में से वो लोग जो कैप्सिकम नहीं खाते उनको तो नहीं पता होगा, तो वो इस नंबर से रह गए। बट जो खाते होंगे उनको पता होगा कि थोड़ा सा हल्का कड़वा टेस्ट होता है शिमला मिर्च का। बट उसमें भी कुछ चीजें मौजूद हैं कि जो शिमला मिर्च का टेस्ट होता है ना, वो गाइस डिपेंड करता है कि आप एक किस तरह की, किस किस्म की शिमला मिर्ची खा रहे हैं। क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि शिमला मिर्च अलग अलग वेरिएंट में मौजूद है हमारे भारत में भी आज के समय में। जैसे हरी हो गई, पीली हो गई, नारंगी हो गई, पर्पल यानी कि बैंगनी हो गई। तो ये जो उनका कलर होता है ना, वो डिफाइन करता है कि उनका टेस्ट कैसा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, शिमला मिर्च का स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग की है और उसे कब काटा गया है। अगर आपने उसको काट कर रख दिया है तो भी उसके टेस्ट में आप बदलाव महसूस कर सकते हैं। बात करें हरी शिमला मिर्च की तो वो थोड़ी कड़वी होती है। पीली और जो नारंगी शिमला मिर्च होती है वो हरी से ज्यादा मीठी होती है। लाल शिमला मिर्च जो होती है वो सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं और उसका भी टेस्ट हल्का हल्का सा कड़वा होता है। और जो बैंगनी शिमला मिर्ची होती है वो एक दुर्लभ किस्म की होती है, और इसका स्वाद जो होता है वो लाल मिर्ची से कम मीठा होता है। तो लाल मिर्ची का जितना मीठापन होता है उससे भी ज्यादा कम हो जाता है बैंगनी शिमला मिर्ची में। तो अगर आपको वन लाइनर आंसर दिया जाए तो थोड़ी कड़वी होती है शिमला मिर्ची। तो गाइज ये थे वो सारे क्वेश्चन जो कि आज यानी कि 18 सितंबर के आपके एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और इम्पोर्टेंट वीडियो है, सबके साथ शेयर कर देना। अगर आपने एग्जाम दिया है तब भी, नहीं दिया है तब भी, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू नेवर नो कब आपको किस एग्जाम में हेल्प कर दे। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।